उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक, 21 बिंदुओं पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। 1 लाख किसानों को दिया जाएगा रोजगार। पॉली हाउस लगाने को 80% अनुदान। नीलकंठ महादेव मंदिर तक बनेगा रोपवे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, सैन्य धाम में उत्तराखंड की दिखेगी झलक। सैन्य धाम का स्वरूप होगा भव्य और दिव्य। सैन्य धाम के निर्माण कार्य में 45% तक हो चुका कार्य। सीएम संकल्प से परिवर्तन की ओर, कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने कहा, देश में फल और सब्जियां उत्तराखंड से जाएं। सेब की खेती को बढ़ावा देने का रखा लक्ष्य है। किसानों की आय में 1.5 गुना का हुआ इजाफा। संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से की अपील, हम दो हमारे दो के सिद्धांत को त्यागो। संतों का कहना, ज्यादा बच्चे पैदा करो, हिंदुओं की संख्या में आई है तेजी से कमी। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। डीएम ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नवनिर्मित दुकानों का किया निरीक्षण। पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए दिशा निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और मंत्रिमंडल की बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व व शिक्षा से संबंधित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे भवन निर्माण के लिए नक्शा अनिवार्य होगा। तो वही मंत्री सतपाल महाराज ने कैबिनेट में फिर सीआर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव एस संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में 21 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले लिए गए हैं, जिस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। मुख्य सचिव ने बताया कि हिमाचल राज्य की तर्ज पर प्रदेश में फल, फूल और सब्जी की पैदावार के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में पॉली हाउस लगाने का फैसला लिया गया है और पॉली हाउस लगाने के लिए किसानों को 80% का अनुदान डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। इस योजना से 1 लाख किसानों को रोजगार मिलेगा और 1 साल में पॉली हाउस लगाने का काम भी पूरा होगा। कैबिनेट ने 22,000 से अधिक उपनल कर्मियों को हर महीने प्रोत्साहन भत्ता देने का मुराद यहां पर उनकी पूरी करती है। अभी उन्हें 3 महीने में एक बार प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा था। कैबिनेट में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ज्यादा छात्र संख्या वाले 603 प्राथमिक और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में बदलने का फैसला किया है। सरकार इन स्कूलों में सभी सुविधाएं जुटाएगी। इनमें कक्ष, फर्नीचर से लेकर शिक्षकों तक की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट ने एक्साइज पॉलिसी स्वीकृत की थी, जिसमें प्रदेश की, जैसे यूपी में शराब सस्ती थी और बहुत स्मगलिंग होती थी और हमारे रेवेन्यू को घाटा पड़ता था, उसको रोकने के लिए ये वैट और कुछ कीमत कम की थी, ताकि यूपी से अभी भी हमारी महंगी है लेकिन गैप इतना कम है कि हमें आशा है कि स्मगलिंग नहीं होगी। उसमें वैट 20% से 12% किया गया था, लेकिन क्योंकि वो एक्साइज पॉलिसी का हिस्सा था, तभी वित्त विभाग भी औपचारिकता उन्होंने भी पूरी करनी है, क्योंकि वैट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वित्त विभाग है, तो वो औपचारिकता के लिए वित्त विभाग का जो प्रस्ताव भी आज कैबिनेट ने स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सैन्य धाम के निर्माण पर महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए और सैन्य धाम का स्वरूप भव्य एवं दिव्य हो। इसके लिए अन्य राज्यों के सैन्य धामों की जो स्टडी की गई है, उनमें जो बेहतर कार्य किए गए हैं, उन कार्यों का समावेश सैन्य धाम में किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सैन्य धाम में उत्तराखंड की झलक दिखे। सैन्य धाम के आसपास केदारखंड और मानस खंड की थीम पर आधारित क्या गतिविधियां हो सकती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि सैन्य धाम के निर्माण कार्य में 45% तक प्रगति हो चुकी है, जिसके अंतर्गत ऑडिटोरियम,
टैंक प्लेटफॉर्म, मुख्य द्वार, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह मंदिर, शौर्य स्तंभ, बुकिंग काउंटर, 4 दीवारी और म्यूजियम का कार्य प्रगति पर है। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू, GOC उत्तराखंड सब एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री और जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादियां इंस्टीट्यूट में इंडो डच हॉर्टिकल्चर और कोको कोला इंडिया द्वारा आयोजित संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी समेत इंडो डच और कोको कोला जैसी नामचीन कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कार्यक्रम में चंपावत, काशीपुर जैसी जगहों से आए सब सेब की खेती करने वाले किसान भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि पूरे देश में फल और सब्जियां उत्तराखंड से जाए। इतना ही नहीं, सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे उत्तराखंड में 18,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बता दें कि बीते कुछ वक्त में राज्य सरकार के प्रयास से सेब के 1000 बगीचों को भी तैयार किया जा चुका है, जिसके लिए बाकायदा 40,000 किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में सेब की खेती और किसानों को इससे होने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया। गौरतलब है कि सेब की खेती करने वाले किसानों की आय में इस बार 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में अब सेब की खेती बढ़कर 65,000 टन पहुंच गई है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के बीच साधु संतों ने बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में आयोजित एक संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से अपील की है कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए अब हमारे दो के सिद्धांत को छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। इस संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत देश के दिग्गज संत मौजूद रहे। दरअसल तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के बीच एक और देश भर में संसाधनों की कमी हो रही है। सरकार जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं संत समाज की राय इससे अलग है। गौरतलब है कि हिंदुओं की संख्या में तेजी से कमी आई है। 20 साल पहले हम दो हमारे दो की बात कही जाती थी, पर अब तमाम हिंदू परिवार महज एक बच्चे के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिससे हिंदुओं की संख्या बड़ी तेजी से कम हुई है, जिसके चलते संतों की संख्या भी तेजी से घटी है। इस जनसंख्या असंतुलन के चलते देश के संतों ने हरिद्वार में आयोजित संत सम्मेलन में हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने का उन्हें संदेश दिया है। हरिद्वार उत्तराखंड संत सम्मेलन में संतों ने हिंदुओं से अपील इस दौरान की है। कि 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने, देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही है। नहीं तो सनातन धर्म बचेगा कैसे? अगर अच्छे सन्यासी, अच्छे कुल से बच्चे नहीं आएंगे
तो आने वाली पीढ़ियां पर संतों को खाली फोटो में देखेंगे। संत कहाँ से आएंगे? समाज से तो नहीं आएंगे। तो इसमें किसी वर्ग विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई विरोधाभास की भावना नहीं है। ये हमने अपने समाज से आह्वान किया है, माताओं से, बहनों से, और मुझे आशा है जो लोग सदग्रस्त हैं, अगर 5% लोग भी इसका पालन करेंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। हमारे दो से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। सही बात है, अगर 2 या 3 बच्चे होंगे तो एक समाज का काम करेगा, एक सेना में जाए या पुलिस में जाएगा, एक बच्चा परिवार का वंश चलाएगा। ऐसी हम सब की हिंदू धर्म ग्रंथों में मान्यता है। अगर वंश ही नहीं चलेगा या कोई परंपराएं जो हमारी सनातन की परंपराएं हैं, संत समाज या ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे तो परंपराएं नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। खबर चमोली से है, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पूर्ण निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले टोकन काउंटर, मैनेजमेंट सिस्टम, वेटिंग रूम, स्टैंड और मंदिर परिसर तक जाने वाले आंतरिक मार्गों को दुरुस्त किया जाए और मार्ग के किनारे रेलिंग व साइनेज लगाई जाए। साथ ही विद्युत, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए और मंदिर परिसर के आसपास निर्माण कार्यों के मलबे को साफ भी कर दिया जाए, ताकि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा न हो। इस दौरान जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान में विस्थापित दुकानदारों के लिए नवनिर्मित दुकानों का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मशीनें और अन्य रिसोर्स लगाते हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें और 4 धाम यात्रा के दृष्टिगत जो काम आवश्यक है उसको प्राथमिकता से पूरा किया जाए। आगामी बद्रीनाथ यात्रा जो 27 अप्रैल से कपाट खुलने हैं, तो उसके लिए आज हमारी जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्य जो कर रहे हैं और साथ में तहसील प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया गया और मास्टर प्लान के कार्य को देखते हुए जो रास्तों में बदलाव हुआ है तो उसका भी निरीक्षण किया गया। जो वहाँ पर रास्ते का निर्माण किया जाना है, साथ में रेलिंग्स, शौचालय, पानी की व्यवस्था और साइनेजेस वो सब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर परिक्षेत्र में जो विकास कार्य होना है उसके संदर्भ में जो क्लियरेंस का काम चल रहा है उसके भी तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पेयजल, विद्युत और ये सभी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसको यात्रा से पहले सुचारू रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आगामी यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। पौड़ी जनपद की चौबट्टा खाल विधानसभा के केशवर ब्लॉक में केसरपुर के पास वन क्षेत्र में शरारती तत्वों द्वारा वन संपदा पर आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। जंगल की आग आवासीय बस्ती की ओर पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने आग को एक गौशाला के पास पहुंचने की संभावना को देखते हुए आग को बुझाने का प्रयास किया। तो वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर उप जिलाधिकारी संदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और अग्नि मिशन सेवा केंद्र पौड़ी को भी सूचित किया गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आग का विकराल रूप आवासीय बस्ती को हानि पहुंचा सकता था। बताया कि साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 1.5 घंटे तक आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत की गई है और ग्रामीणों द्वारा ये आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत का प्रयास किया गया। तो वह जब पौड़ी के दमकल कर्मियों की टीम पहुंची तब जाकर उन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग पर पूरी तरह से काबू पाया और साथ ही एसडीएम द्वारा वन विभाग को भी सूचित किया गया, जिस पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। लगभग 3:30 बजे एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि केसरपुर गांव में वनाग्नि की घटना घटित हुई है। हमने तुरंत अपनी IRS टीम को एक्टिवेट किया तथा जो दमकल की गाड़ी है, अग्निशमन की गाड़ी है और फॉरेस्ट टीम और रेवेन्यू टीम यहाँ पर आए और इसके साथ में जो गांव वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद की। लगभग अभी तक हम इस जो आग की घटना हुई है इस पर हम कंट्रोल कर चुके हैं। अभी इसमें जो क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक है उसको निर्देशित कर दिया गया है, तुरंत इसमें जांच की जा रही है। अगर कोई भी यहाँ पर संदिग्ध मिलता है या किसी के द्वारा आग लगाई गई ये पता चलता है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। 3 घंटे हो चुके हैं
कम से कम आग बुझाते और यहाँ पे मतलब प्रशासन कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम लोगों ने पानी ला के आग बुझाई है और 2-3 घंटे से हम मेहनत कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, पानी से आग बुझा रहे हैं सर। ये पटवारी चौकी है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी कोई है नहीं। यहाँ पे पटवारी चौकी है पर पटवारी जी अभी मौजूद है। हाँ जी, हमने अभी बाल बचाया इनको, गायों को खोल के हमने दूर किया और घास के यहाँ पे घास के उसमें पानी डाला कि घास भी बच गया है, लकड़ी बच गई है, परंतु बहुत मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को यहाँ पे पानी तो हम बहुत ला के थक गए, मेरे बच्चे भी, मैं भी और लोग भी, सब पानी ला के मेरी गाय बच्ची मर जाती। तो दीदी क्या कहाँ आए प्रशासन? कोई नहीं आए यहाँ। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? आग बुझाने वाले कहाँ आए? उस टाइम से हम, मेरे बच्चे, मैं मर रही हूँ, मेरी गाय बच्ची जल बच जाती। तो पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान बीती देर शाम ग्राम डल्ला व सीमली गांव पहुंचे। बाघ के हमले से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की उन्होंने और उन्हें सांत्वना भी दी। डीएम ने डीएफओ को निर्देश दिए कि बाघ पकड़ा जाए और दोनों जगह पर फॉरेस्ट कर्मियों की गश्त बढ़ाई जाए। तो वहीं डीएम जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दोनों ही घटनास्थल पर वन विभाग, पुलिसकर्मी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी डटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बाघ को पकड़ने के लिए डल्ला गांव में 2 ट्रैंकुलाइजर टीमों की तैनाती भी की जा चुकी है, जबकि सीमली के ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए डीएफओ लैंड्सडाउन की अगुवाई में एक ट्रैंकुलाइजर को तैयार करने के उन्हें निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने साथ ही ये भी कहा कि क्षेत्रवासियों की सुरक्षा और उनकी प्राथमिकता अहम है, इसलिए बाघ को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से धारा 144 का अनुपालन करने की अपील के साथ ही अधिकारियों को ग्रामीण लोगों के पशुओं की चारा पत्ती व स्वास्थ्य की देखभाल के साथ ही खाद्य आदि की आपूर्ति करवाने के दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में फॉरेस्ट जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कर रहा है और वहाँ पे ट्रैंकुलाइजर गन्स के साथ में 2 वेटरनेरियंस की टीम ऑलरेडी है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। दूसरे स्पॉट के लिए भी हम एक्स्ट्रा टीम्स और एक प्रभागी वनाधिकारी मांग रहे हैं। और साथ ही उसमें क्योंकि ये पौड़ी वन प्रभाग का ही पार्ट है, तो मैं ये चाह रहा था कि कॉन्टिन्यूसली इसकी मॉनिटरिंग हो सके, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। साथ ही नागरिकों के लिए भी हम लोगों ने ट्राई ये किया है कि आईसी के थ्रू कि वो प्रिकॉशंस पूरा बरतें, सतर्कता बरतते हुए जो भी उन्हें डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ से उनको फॉलो करें। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर बागेश्वर से है, जहां दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम स्थान में रहने वाली उत्तराखंड राज्य की मानस खंड नाम से विख्यात भव्य झांकी को पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में घुमाया जा रहा है। इस बार की झांकी में अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर मंदिर और कॉर्बेट रिजर्व पार्क के वन्य जीवों को प्रमुखता से दिखाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में भ्रमण कर रही मानस खंड नामक झांकी बागेश्वर पहुंची और झांकी को जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांकी को बागेश्वर के मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मानसखंड नामक झांकी बागेश्वर के 3 ब्लॉक में भ्रमण करेगी। साथ ही जिलाधिकारी ने क्षेत्रवासियों से मानसखंड झांकी की फोटो खींचने की अपील भी की है। जो झांकी आई है, जैसे कि आप सबको विदित है, इस बार गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की इस झांकी को प्रथम स्थान मिला है। हम सब जानते हैं कि हमारे मानसखंड के प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर को इसमें दर्शाया गया है, छोलिया नृत्य इसमें दर्शाया गया जो हमारा फेमस है, हमारा स्टेट बर्ड जो मोनाल उसको दर्शाया गया है, कस्तूरी मृग को दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी भव्य झांकी है और ये हमारे यहाँ से कपकोट, बैजनाथ, यहाँ से जाएगी, कपकोट जाएगी, कांडा से अभी आई है, यहाँ आई है, कपकोट जाएगी, फिर बैजनाथ होते हुए अल्मोड़ा वापस रवानगी करेगी और ये पूरे उत्तराखंड में है। मेरी सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग देखिए इसको, ये भव्य झांकी है और इसके साथ फोटोग्राफ्स लीजिए और अपने उत्तराखंड को देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध करें हम और हमारे उत्तराखंड का नाम। खबर रामनगर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की नहीं बल्कि जलीय जीवों की गणना भी की जाती है। तो वहीं कॉर्बेट पार्क में चल रही जलीय जीवों की गणना संपन्न हुई है। इस बार इनकी संख्या में कॉर्बेट प्रशासन में बढ़ोतरी की उम्मीद भी जगाई है। बता दें कि जलीय जीवों की मौजूदगी क्षेत्र में अच्छे पर्यावरण की पहचान मानी जाती है। दरअसल कॉर्बेट पार्क से होकर गुजरने वाली रामगंगा नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ व उदबिलाव की मौजूदगी है। आपको बता दें कि 2008 में कॉर्बेट पार्क में मगरमच्छ 50 थे, लेकिन 2020 में मगरमच्छों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और 145 हो गए हैं। तो वहीं घड़ियाल की बात करें तो 2008 में 109 घड़ियाल थे, जो 2020 में अगर उनकी गणना की गई है तो वो घटकर कुल 75 रह गए।
जबकि उदबिलाव की गणना 142 पाई गई है। रामनगर उत्तराखंड कॉर्बेट पार्क में संपन्न हुई है ये जनगणना। देखिए, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जलीय जीवों की गणना की गई है। इसके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग आयोजित की गई है और 3 दिन का ये कार्यक्रम चला था। मार्च के दौरान में गणना की गई है। अभी इनके आंकड़ों का एनालिसिस का काम किया जा रहा है। जल्दी इससे रिलेटेड जो भी आंकड़े आएंगे वो सबके सामने होंगे। 2022 में इनकी गणना हुई है। इसमें क्रोकोडाइल्स हमारे पास लगभग 165 क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल 96 हैं और 145 ऑटर्स। खबर मसूरी से है, जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो वही बारिश होने से मौसम काफी सुहावना हो गया है, जिसका देश विदेश से मसूरी आ रखे पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं। बता दें कि इन दिनों निचले इलाकों में काफी गर्मी होने के कारण लोगों का हाल बेहाल है, जिससे बचने के लिए लोगों ने पहाड़ों पर रुक कर रखा है। बदले मौसम और बारिश का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं सुबह के समय स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मजदूर वर्ग भी बारिश होने से परेशान नजर आया। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है और निचले इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर लालकुआ से है, जहां ट्रक चालक के साथ मारपीट करने और ट्रक में नकदी छीनने का मामला सामने आया है। यहां बहेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने फाइनेंस कंपनी के गुर्गों के ऊपर उसके ट्रक चालक के साथ मारपीट करने और ट्रक में 13,000 रुपए नकदी छीनने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। यहां पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट को दिए गए शिकायती पत्र में बरेली के बहेड़ी शिकायतकर्ता ने कहा कि 2017 में उसने फाइनेंस से लोन लेकर ट्रक खरीदा था, जिसका उसने 32,78,000 रुपए जमा कर दिया था और लगभग 2 लाख रुपए कंपनी को बकाया है। तो वहीं पीड़ित को कंपनी के कुछ गुर्गों द्वारा लगातार फोन करके 8 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसको उसने उन्हें आपको बता दें कि देने से इनकार कर दिया है। इधर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैंने 26 लाख रुपए का 26 लाख कुछ का फाइनेंस कराया था गाड़ी पे अपनी, और उसमें मैं 32,78,000 रुपये जमा कर चुका हूँ, जिसमें इन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि 2,04,000 रुपये लगभग आपकी तरफ निकल रहे हैं। तो मैं जमा करने के लिए तैयार था। उसके बाद में जो है अभी इन्होंने गाड़ी पकड़ के और जो है मैंने जब इनसे आज पता किया तो ये लोग 8 लाख कुछ रुपए निकालने में नहीं फ़ोन नहीं किया इन्होंने, मैंने ही इनको फ़ोन किया पैसे जमा करने के लिए। तो ये लोग पैसे जमा करने के लिए तैयार नहीं थे और मेरी गाड़ी पकड़ के इन्होंने खड़ी कर दी। ये शायद हिंदुजा फाइनेंस कंपनी है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। 22 अप्रैल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 22 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई दौर की बैठक की है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी चारधाम यात्रा को लेकर बैठकें लगातार कर रहे हैं। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में भव्य स्वागत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी धर्मों में यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्थाओं के मद्देनजर भी अधिकारियों से पूरी जानकारी ली गई है। चारधाम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 13 लाख से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रुझान बताता है कि इस बार यात्रा में जबरदस्त भीड़ होने की उम्मीद जताई जा रही है। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, उस समय थोड़ा सा जिस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि
कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है और तेज़ी से अब लोगों का रुझान बढ़ा है, तो बड़ी यात्रा होगी, ऐतिहासिक होगी और भगवान की कृपा से सभी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सभी लोग, चाहे चार धाम यात्रा पे जिन लोगों की आजीविका चलती है उनका भी, हमारे साधु संत समाज के लोग हैं, समाज के लोग हैं, स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित होकर निश्चित रूप से यात्रा। उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस सतर्कता बरत रही है। इसी बीच इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट प्रशासन विभाग को दिया था। आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे को मजबूत करने की सिफारिश की गई थी। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने वालों का सघन सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले और कवरेज पर जाने वाले मीडिया कर्मचारियों की भी कई स्तरों पर चेकिंग की जाएगी। इस संबंध में सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों ने बैठक की और बता दें कि राज्य में केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस सतर्कता बरत रही है। ऐसे में इंटेलिजेंस ने भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट प्रशासन और मुख्यमंत्री सुरक्षा विभाग को दिया। इस संबंध में सोमवार को डीजीपी अशोक कुमार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि वीवीआईपी कार्यक्रमों में एक्सेस कंट्रोल करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। Z+ सिक्योरिटी वाले वीवीआईपी के कार्यक्रमों में जाने वाले लोगों और कवरेज के लिए गए मीडिया कर्मचारियों की कई स्तर पर चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री से लोग मिलने जाते हैं उनका भी सत्यापन किया जाएगा ताकि उनसे कोई गलत व्यक्ति मिलने ना जाना पाए। और एडीजी ने बताया कि वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।